नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ के जाने की बारी आ गई है? लग रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत सारे संकेत अब पुख्ता रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। उन संकेतों में जो लेटेस्ट है वो केशव प्रसाद मौर्य ने उसी सभा में कुछ कहा जहां पर योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे कि संगठन सरकार से बड़ा है। यानी कि पार्टी जो होती है वो सरकार से बड़ी है। ये किसके ऊपर निशाना है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को या योगी और अमित शाह को क्या चाहिए? उनको चाहिए कमजोर मुख्यमंत्री। कुछ ऐसे ही जैसे भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, विष्णु सहाय, मोहन मांझी, इस किस्म के लोग चाहिए। अननोन पीपल, जिनको एक रोबोट की तरह संचालित किया जा सके एक रिमोट के द्वारा। लेकिन एकमात्र मुख्यमंत्री जो इनके सारी चालों को निरस्त कर रहे हैं वो है योगी आदित्यनाथ। बहुत सारी लॉबीज काम कर रही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कहा जाना कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे अर्थ छुपे हैं। लेकिन एक सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछा जाना चाहिए, अगर संगठन सरकार से बड़ा है यानी कि पार्टी अगर गवर्नमेंट से बड़ी है, तो फिर मोदी जी संसद के चुनाव के बाद में अपनी पार्टी का नेता चुनने में क्यों विफल रहे? वो एनडीए के नेता बन गए, लेकिन बीजेपी का पार्टी, संसदीय पार्टी के नेता कौन है? कोई भी नहीं है। मोदी जी तो बने नहीं उसके अंदर। एक बात तो क्लियर हो गई। तो वहां पर क्या मोदी जी संगठन से बड़े हो गए ना वहां पर? लेकिन अब मोदी शाह दूसरों को कह रहे हैं कि मैं तो संगठन से बड़ा हो गया और मैं सरकार से भी बड़ा हूं, लेकिन तुम योगी से जाके कहो कि यहां पर संगठन बड़ा है और तुम उससे बड़े नहीं हो। तो सरकार से बड़ा संगठन है, यानी कि जो बीजेपी एज ए पार्टी है वो योगी से बड़ी है। ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द कहे हैं केशव प्रसाद मौर्य ने। और मुझे लगता है कि ये शब्द अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन शब्दों को दरअसल थोड़ा अंदर जाके देखने की जरूरत है। दरअसल लखनऊ में हार और जीत को लेके जो महामंथन चल रहा था, जिसमें नड्डा भी आए थे, योगी भी आए, सब लोग आए, 80 में से सिर्फ 33 सीटें मिली बीजेपी को। और अब एक बात और भी कही जा रही है कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद या 10 सीटों का उपचुनाव आ रहा है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये 10 सीटें मोदी हारना चाहेंगे। इसलिए हारना चाहेंगे कि इन 10 सीटों के हारने के नाम पर एक योगी आदित्यनाथ के सर पर एक ठीकरा फोड़ा जाए कि अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सको, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। ना केवल तुमने लोकसभा का चुनाव हारा है, बल्कि कहा जाए कि तुम अब ये 10 सीटों पे भी अधिकतर सीटों हार गए हो, तो अब तुम्हारे जाने की बारी है। तो यहां पर ये भी एक, क्या कहते हैं कि एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य यानी कि बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अब एक ठाकुर को हटाकर या क्षत्रिय राजपूत, जो कि खास तौर से योगी आदित्यनाथ है, उनको हटाकर एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या एक ओबीसी जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ब्रजेश पाठक तो ब्राह्मण है, तो उसको बन नहीं सकते। तो ले दे के बचता कौन है उसके बाद? एक केशव प्रसाद मौर्य है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो वो व्यक्ति हैं जो अपनी विधानसभा की सीट भी नहीं जीत पाए थे। अगर आपको याद होगा, जब विधानसभा के पिछले इलेक्शन हुए थे तो केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, उसके बावजूद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये लोग भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने लिखा क्या है, ट्विटर पे क्या बयान दिया केशव प्रसाद ने? अपने भाषण होने के बाद कुछ लिखा, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का। तो कार्यकर्ता ही मेरा गौरव और मेरा अभिमान है। ये कौन कह रहे हैं? ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। उपचुनाव में सीटें कौन जीतेगा? तो सीएम योगी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आपको बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। अफवाहें और भ्रम आएंगे, लेकिन विरोधी साजिश सफल करने में विरोधी की साजिश सफल नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि योगी इन 10 सीटों को जीतना चाहेंगे, मोदी इन सीटों को सूत्रों के अनुसार हारना चाहेंगे। ये बात तो बड़ी सही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का अगर सियासी सफर देख लिया जाए, तो फिर एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि कहीं ना कहीं इस समय वो बैकफुट पर है। और योगी अपना, मोदी और शाह को एक बहाना चाहिए कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए। तो इनका सियासी सफर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो शायद वो
पूरे भारत के अंदर अगर मोदी के बाद कोई सबसे पॉपुलर व्यक्ति रहे हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश की है, लेकिन 2024 में सफलता दोहराई नहीं जा सकी और खास तौर से उनका जो सशक्त किरदार है, वो मोदी और शाह को पसंद नहीं आया है। तो उनके फीके प्रदर्शन को लेके कई सवाल हैं। अब इन सवालों में और राजनीतिक हलकों में अगर देखा जाए, तो योगी को भविष्य की बीजेपी के नेता के रूप में देखा जाने लगा था और यही शायद ना मोदी को पसंद है, ना अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह का पत्ता कटता है और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के आपसी जो रंजिश है उनकी, वो इस समय बिल्कुल पीक पर है। ऐसा लगता है कि दोनों जैसे कि एक किस्म से टॉकिंग पॉइंट पे भी नहीं है। कुछ कयास पहले लग रहे थे कि जहां पर मनोज सिन्हा और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों ही रेस में हो सकते हैं, और लेकिन मनोज सिन्हा तो खैर अब कहीं और है, वो तो यहाँ है भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होने जा रहा है। पर्दे के पीछे जो सरगर्मियां हैं, आप देखेंगे तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। जो फोटोग्राफ आपके सामने आते हैं योगी आदित्यनाथ के मोदी जी के साथ, या फिर क्या कहते हैं कि अमित शाह के साथ में, आप उनकी मुस्कुराहटों पर मत जाइए। उन मुस्कुराहटों के पीछे छुपे हुए जो षड्यंत्र हैं, उसको पढ़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बात होती है कि जैसे कि एक घटना घटती है, उस घटना में क्या होता है? उस घटना के अंदर योगी आदित्यनाथ के मोबाइल की घंटी बजती है। दूसरी तरफ कॉल करने वाले अमित शाह हैं, ये सूत्र बताते हैं। तो योगी जी से पूछा जाता है कि इस समय आप कहाँ हैं? तो कहते हैं कि मैं गोरखपुर हूं। तो उनसे कहा जाता है कि आप तुरंत दिल्ली आ जाइए। तो योगी जी क्या कहते हैं? मैं अभी आने में असमर्थ हूं। दिल्ली आने के लिए ना तो कोई फ्लाइट उपलब्ध है और ना ही ट्रेन। अब अगली सुबह तो वो पहुंच जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर वहां पर पीयूष गोयल के निवास स्थान पर वो जाते हैं। अमित शाह योगी से मिलने वहां पर आते हैं। ये पुरानी बात है। कब की बात है? ये बात तब की है जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन तब जो बात थी, ये आरएसएस का दबाव भी था और वहां पर उनको मुख्यमंत्री के नाम से उनको बिठाना था। लेकिन शायद यही वो मौका था जहां पर मोदी और शाह गलती कर बैठे, क्योंकि यहां से उन्होंने सबक लिया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि एक ऐसा व्यक्ति हर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री हो जो एक रोबोट की तरह संचालित किया जा सके रिमोट से। अब आ तो गए और उस समय बहुत सारे नाम थे। उसमें केशव प्रसाद मौर्य था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, मनोज सिन्हा थे, दिनेश शर्मा थे। बहुत सारे लोग थे जो मुख्यमंत्री बन सके थे। लेकिन आरएसएस के दबाव में आकर हिंदुत्व, एक हार्ड लाइन हिंदुत्व को लेकर तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन वो दिन थे जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ बेसिकली अच्छे ढंग से आपस में बात करते थे, मुस्कुरा के बात करते थे। लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे जैसे योगी ने अपना अस्तित्व जो था उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया, एग्जिस्टेंस को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, उसके बाद ये चीजें बिगड़ती हुई चली गई। और कहीं न कहीं उसके बाद जो प्रतिबद्धता तो उनकी बढ़ी, पॉपुलैरिटी बढ़ी, और मोदी और शाह को पॉपुलैरिटी किसी और की बढ़े बीजेपी में, वो उनको देखा जाए तो मंजूर नहीं। इन्होंने अपने सचिवालय को भी अपना केसरिया रंग में रंगवा दिया, अपने तौलिए केसरिया रंग के ले लिए, अपनी सीटों पर और अपने टेबल के ऊपर जो फाइलें होती है वो केसरिया रंग की करवा दी, और उनकी हिंदुत्ववादी इमेज। और फिर उसके बाद कई नामकरण भी हुए, प्रयागराज बन गया इलाहाबाद से, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। ये इस किस्म के बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए। ये प्रयोग करते करते फिर उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि जब उनको हटाने की मुहिम तैयार होती है। उस हटाने की मुहिम के अंदर फिर ए.के. शर्मा को, जो कि मोदी के फेवरेट आईएएस अफसर रहे हैं, उनको वहां भेजा जाता है कि वो वहां पर एक किस्म से एक मुखिया बन जाएंगे सरकार को। लेकिन योगी इस बात को भांप गए और उन्होंने ए.के. शर्मा को कभी भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया। एक किस्म से कहा जाए तो काफी टाइम तक यहां से जो रंजिश स्टार्ट होती है, वो शायद अपने आप में महत्वपूर्ण थी। और फिर उसके बाद जो तल्खी बढ़ती है मोदी शाह की और योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद फिर जब ये चुनाव आते हैं 2024 के, ये एक तरह से आइसिंग ऑन द केक होता है। और यहां पर ऐसा लगता है कि जहां मोदी शाह इस बात को फैसला कर चुके थे कि अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के जाने का समय हो चुका है। अब
सवाल ये पैदा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को इतनी जल्दी हटाया जा सकता है? अब उनकी भूमिका की समीक्षा तो हो रही है। आला कमान जो है, जो बहुत डैमेज हो चुका है यूपी में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन अब योगी को दरकिनार करने की जो कवायद है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। बहुत सारे लोग अब उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यही हालात चलते रहे तो अंदर जो बदलाव हैं, जौनपुर के एक जो सेक्शन है अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक शायद बदलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनके जो एमएलए उनका कहना है कि 2027 का चुनाव हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव और कांग्रेस की जोड़ी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और उनका पीडीए गठबंधन बहुत आगे है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने, जो अंदर के बड़े नेता, उन्होंने बीजेपी के कहा कि इतना करप्शन है इस टाइम, इतना करप्शन है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, पूरे भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश कोई अपवाद के रूप में देखा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी और जिस तरह से उसे मीडिया को दे दिया गया, इस बात का सबूत है कि किसकी शय पर हो रहा है। अनुप्रिया पटेल किसकी शय पर चिट्ठी लिख रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके शासनकाल में जो फीमेल्स हैं, स्त्रियां हैं, वो थोड़ा सेफ महसूस करती थी और वहां पे क्राइम रिकॉर्ड थोड़ा सुधरा है। लेकिन वो चिट्ठी अल्टीमेटली मीडिया के पास क्यों आती है? अगर चिट्ठी आपने किसी को लिखनी है, सरकार को लिखनी है, केंद्र को लिखनी है और ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने में भेदभाव बरत रही है, तो अनुप्रिया पटेल तो केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री अपनी सरकार को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जबकि अनुप्रिया पटेल खुद यूपी से आती हैं, एक्चुअली ये शिकायत कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बेसिकली शायद बहुत वॉलेटाइल है। अब बहुत सारे लोगों की नजरें तो हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या होगा कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात मान के यहां पर चल रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा अभी, या अनुप्रिया पटेल की जो चिट्ठी ने जो कहा है, और इसके अलावा कुछ और जो अंदर की खबरें कि करप्शन बहुत है और हम पीडीए के चलते हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा लगता है कि एक पूरी विधिवत एक योजना बनाई गई है जहां पर कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ को पिन डाउन किया जाए या उनकी विदाई की तैयारी किया जाए। मुझे लगता है कि शायद योगी आदित्यनाथ कब तक इसको रजिस्ट कर पाएंगे मुझे नहीं पता, ये तो हालात बताएंगे। लेकिन जिस ढंग से चक्रव्यूह रचा है मोदी और शाह ने, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य के थ्रू या अनुप्रिया पटेल के थ्रू या बाकी नेताओं के थ्रू, ये चक्रव्यूह को भेदना योगी आदित्यनाथ के लिए इतना ईजी नहीं होगा। पर शायद कभी कभी क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कभी कभी जो चक्रव्यूह रचता है वही उसी में फंस जाता है। और हो सकता है कि वो भी लखनऊ की भूल भुलैया में आके फंस जाएं और कुछ कर ना पाए और योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार विक्टोरियस होकर निकले। राजनीति में षड्यंत्र बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं, वो हालात योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाते नजर नहीं आते और एक बड़ी तल की बड़ी रंजिश बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। और हो सकता है योगी के जाने का वक्त आ जाए, क्योंकि मोदी और शाह को चाहिए एक रिमोट से चलने वाला रोबोट वहां पर, एक और मोहन यादव या एक और भजनलाल शर्मा जैसा व्यक्तित्व उनको यूपी में चाहिए। योगी आदित्यनाथ उनकी आंखों की किरकिरी है, रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, उसको हटाना चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका।